आत्मबंधन मास्टर्स सभी को नमन। और आज के शुभ मंगलवार के दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं। हमेशा हर मंगलवार हमारे लिए शुभ मंगलवार होता है, क्योंकि अतिथि देवो भव। और जो अतिथि आते हैं अपनी खुशियां हमारे साथ बांटते हैं, अपने जीवन का एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटते हैं। लाइफ की लर्निंग्स और चर्निंग्स एक मास्टर की एक खुली किताब होती हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ, जिनकी मैं हमेशा चर्चा करती रहती हूँ, अ, चंद्रा मोडाली सर। वो आज हमारे साथ हैं। हैदराबाद से हैं सर। और आईटीआई प्रोफेशनल है, रिटायर्ड हैं और अभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। वो तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स को भी कैसे एक तरह से एक स्टडी पैटर्न की तरह समझाते हैं। और फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल और इंटेलेक्ट हेल्थ पे वो वर्क कर रहे हैं, और बुक क्लब्स भी उनके चल रहे हैं। और मेरा सौभाग्य हुआ था उनके साथ जुड़ने का, जब थिंकिंग एंड डेस्टिनी के हम कर रहे थे। और फिर L2 के टाइम, काशी की वर्कशॉप के टाइम, फिजिकली रह के गाइडेंस लेके एक टीचिंग। उससे पहले मैं टीचिंग से भागती थी। ये मैंने उस दिन शंपा मैम के प्लेटफॉर्म पे भी, उससे पहले मैं टीचिंग से भागती थी। और लेकिन जब काशी में 11 दिन फिजिकली 1 to 1 उनसे हमने पालना ली, प्रशिक्षण लिया, प्रैक्टिस करी, तब समझ में आया कि टीचिंग भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सो आई हैप्पीली इनवाइट टू चंद्रा मोडाली सर। वेलकम। एक मिनट, ये क्या हो गया? ये एक कैमरा को चेंज कर देते हैं। हाँ, अभी आई ठीक है, आवाज अच्छे से। यस, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। रोकने नहीं, मैं थोड़ा आगे मूव कर गया जी। ताकि यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे क्या बोलते हैं, मेरा माइक थोड़ा मेरे फेस के नजदीक रहे। जी। ठीक है, चल। नमस्कार सर, वेलकम। नमस्कार, नमस्कार मैम। मेरा नाम तो गुरपिंदर ने आपको बता ही दिया है, वो बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा। ठीक है, मेरा अच्छा, मैं जो समझाऊंगा या मैं जो बात करूंगा, इसमें आप लोग एक चीज पे गौर दीजिए। हम सब अपने जिंदगी जीते जीते एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को ये पता रहता है और कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं रहती। ठीक है, जैसा भोपाल में वगैरह में कर बात करते हैं, उसको बोलता है अरे यार मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ठीक, तो लेकिन अगर हम हमारे जिंदगी के हर कठिनाई या हर मुश्किल या हर मोड़ को ध्यान से अगर देखें, तो हमें ये पता चलता है कि हर एक का कारण कुछ ना कुछ है। और वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे सीख जो लेते हैं उनमें से, उन सब का मतलब पीछे मुड़ के देखो तो पता चलता है। जब वो उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हर एक के मन में, मेरे मन में भी यही था, अरे भाई मेरे को क्यों ये सब तकलीफें आ रहे हैं? तो ये थी, हम लोग अगर ठीक से सोचें तो इसका आंसर बहुत ही अहमियत रखता है। ठीक? तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पैदाइश तो एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव में, वो एक टाउन बोल दीजिए, जिसका नाम नेल्लूर है, आंध्र प्रदेश में। और पैदा होते ही थे
मतलब पिताजी उस समय नागपुर में रहा करते थे, तो मेरे जिंदगी के सबसे पहले 9 साल जो है नागपुर में। ठीक है। अब नागपुर में अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन जब वहां मेरी जिंदगी चल रही थी, मेरे 5वें साल में मेरी बहन पैदा हुई, और मेरा स्कूल, जिस स्कूल में ज्वाइन किया था, वहाँ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल वो चलाते थे। ये नागपुर में, जैसे चंडीगढ़ में भी है शायद, बिशप कॉटन स्कूल, वहाँ नहीं है तो ऊटी में है, और बिशप कॉटन और कहाँ है, नागपुर में है, बेंगलोर में है, अरे कुछ मेजर सिटीज में है। तो जी। ये नागपुर में जो स्कूल था, वहाँ का रूल बहुत अजीब। जो भी स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करता है, 1 महीने के अंदर वो अगर अंग्रेजी में बात करना न सीखे, तो उसको स्कूल जाए छोड़ के जाना पड़ता। तब पिताजी तो बिल्कुल वरीड हो गए, क्योंकि मम्मी तो गांव गई थी मेरी बहन के जन्म के लिए। अब पिताजी अकेले थे, मैं था उनके साथ। मेरे को ले जाके 5वां साल में हॉस्टल में भर्ती कर दिया, क्योंकि हॉस्टल ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी सिचुएशन है, जैसा लैंग्वेज सीखना हो या सबसे मिलजुल कर कैसे रहा जाता है ये सीखना, ये सब वो हॉस्टल में हमें सिखाते हैं। तो ले जाके हॉस्टल में डाल दिया, और तब से जब तक मेरा पूरा पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, मतलब इंजीनियर जब तक नहीं बना, मेरा जिंदगी हॉस्टल्स में ही कटा है। ठीक है। बीच में 3 साल मम्मी डैडी के साथ था, लेकिन मातृभाषा भूल गया था। मम्मी तेलुगु में बात करती थी, और मैं मराठी में जवाब देता था। अब ऐसा हो गया है, आजकल तो मराठी भूल गया, अब तो तेलुगु में ही बात। ठीक। तो ठीक है, वहां से हम लोग चले गए कलकत्ता, और हॉस्टल से मुझे वापस घर पे नहीं आने दिया, क्योंकि मैं इतना मिस्चीफ वाला लड़का था कि मेरे को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। ठीक। तो तब जो शुरू हुआ, राइट, इस हॉस्टल लाइफ के कारण कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, अरे हॉस्टल लाइफ में जिया है तो काफी गलतियां किया होगा, राइट, और इतने गलतियां किए होंगे तो कहीं ना कहीं मार तो लगेगा ही। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ऐसा था, हर हॉस्टल के डिसिप्लिन के कारण मेरे को भटकने का मौका बहुत कम मिला। आजकल का हॉस्टल लाइफ ऐसा नहीं है, राइट। तो हॉस्टल में जीते 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 खुद कैसे क्या कर सकते हैं, दूसरों को किस तरह सहायता किया जाता है, इन सब का सीख बचपन में ही मिला। ठीक है। तो मेरी पढ़ाई जो है वो नागपुर से शुरू होके कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से भोपाल। ठीक। तो इसमें मेरे को ये, अगर आज मैं उन दिनों का जो भी लैंग्वेजेस सीखा, मिलजुल कर दूसरों से कैसे रहा जाता है ये सीखा, और साथ में पढ़ाई में जनरली क्लास में पहला दूसरा या तीसरा रैंक होल्डर रह चुका। ठीक।
अब ये पूरा हो गया तो नंबर भी अच्छे आते थे, और बाद में भोपाल में इंजीनियरिंग किया। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ आज मेरे जिंदगी में काम आने वाला सीख मेरे को मिला। राइट। अभी मोदी जी तो आत्मनिर्भर के बारे में बोलते हैं। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं पूरा आत्मनिर्भर, अगर दूसरों को चाहिए तो दो बार सोचता हूँ। राइट। क्योंकि हम लोग उनके सोच विचार के पद्धतियों में बाधा डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, और जैसा गुरपिंदर बोलती है, चंद्राधर के सामने बात करना डर लगता है, वो शायद वो एक ऑरा क्रिएट हो गया है उसके सुनकर। अब ये सब सीख लेने के बाद में जब नौकरी में आया तो सबसे पहले बम्बई में 3 दिन काम किया एक कंपनी में, और वो कंपनी से मेरे को बड़ौदा से एक कंपनी का ऑफर लेटर आ गया था, जिसे मैं इसके क्या बोलते हैं, उसी एरिया में मुझे काम करना। क्योंकि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नीचे आता था, और हमें फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिलती, तो स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया कॉलेज में कि हमारा डिपार्टमेंट को अलग कर दो। स्ट्राइक में तो हम जीत गए लेकिन मैं फेल। मेरे को वो टीचर ने बोल दिया, उनका नाम क्या था, छबलानी, देखो बेटा, तुमने जो चाहिए वो तो कर लिया है, लेकिन आप भूल गए हो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर मेरे डिपार्टमेंट के टीचर पढ़ाते हैं, आपको फेल कर देंगे। बोला ठीक है सर, फेल कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उसी में नौकरी करूँ। ठीक। अब शायद वो क्या बोलते हैं, वो मन में बैठ गया, और उनको ये भी बोला, सर आपने मेरे को फेल किया है, पहले 5 साल में जो भी मेरा क्लासमेट रह चुका है उनमें से कम 2 मेरे अंडर काम करेंगे। राइट। तो मतलब जो भी मुंह से निकल जाता था उसके पीछे मैं लत लगाकर पीछे पड़ा। राइट। तो उसका काफी फायदा हुआ है और काफी नुकसान भी हुआ है। तो अब देखते हैं कि एक स्टेज पूरा हो गया, पढ़ाई का स्टेज हो गया, अब आया नौकरी का स्टेज। तो सबसे पहला इंटरव्यू, मतलब हमारे एक्सपोजर के कारण हमारा सोच विचार किस तरह होता है देखिए। पहला इंटरव्यू, मेरा प्रोजेक्ट उन दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोजेक्ट था एक डिजिटल टैक्सी फेयर मीटर। और उन दिनों में डिजिटल टैक्सी फेयर मीटर, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1980 की बात। ठीक है। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ था ही नहीं, तो हम लोगों ने एक बढ़िया सा बहुत स्टडी कर कर बनाया। और वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि जब पहली इंटरव्यू जब चल रहा था मेरा नौकरी का, मेरे बगल में आईआईटी से एक लड़का आके बैठा, उसका नाम शिव कुमार। तो बोला, अरे यार तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, ये सब बात करके मैं तो नादान था एक बात में कि सब पे भरोसा कर। तो उसने पूछा, तो
मैंने बता दिया, उसको समझा दिया, और 10-15 मिनट में जितना था वो अंदर जाके उसके इंटरव्यू में तुम्हारे प्रोजेक्ट क्या है पूछा, तो ये नया था, तभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वो बोला कि मेरा प्रोजेक्ट डिजिटल टैक्सी है। वो झूठ बोल के वो बाहर निकले। तो और बाहर आया तो मैं बोला यार कैसा था, बोला, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और मेरे को 1500 का नौकरी मिली। मैं बोला बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। अब मेरी बारी है, मैं अंदर गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मेरे पास था। अब अंदर जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था, मेरा सब डिजिटल टैक्सी फेयर मीटर है, और ये है, हमारे 3 ग्रुप में ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, ये सब समझा। तो बोला मतलब तुमने वो दूसरे बंदे से कॉपी किया? बोला यार ये तो अजीब है। हाँ, तुम्हारा भी नौकरी पक्का, तुमको 1100 रुपया महीने का मैं वेतन दे दूंगा। मैं बोला सर एक क्वेश्चन है, राइट? मालूम है आप बोलोगे गेट आउट, लेकिन मुझे जो कहना है मैं कह के निकलूंगा। एक मिनट। हाँ, हाँ, तो अब तो उन्होंने बोला हाँ उसको तो 1500, वो तो आईआईटी से है, और तुम तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, तो आईआईटी में। तो मैं बोला सर मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मुझे जो बोलना है बोलने दीजिए। बोला हाँ ठीक है बोलिए। तो अगर मैं एक गधा लेके आऊं और उस पे आपको बिठाऊं, राइट, और आईआईटी के अंदर से गेट तक लेके आऊं, तो क्या आप घोड़े पे सवार आके हो क्या बाहर आए करके समझोगे क्या? बोला कैसे हो सकता है? बोला सर फिर अगर आपको मुझे क्या मालूम है जानना चाहते हैं, तो मैं आईआईटी से आऊं या कहीं और से आऊं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। और ये बोल के मैं खड़ा हो गया। बोला सर थैंक यू वेरी मच, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे जो आता है उसका कोई अहमियत नहीं है, और मैं कहाँ से आया हूँ उसका अगर इम्पोर्टेंस है तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए। बोल के मैं घर निकलने के लिए खड़ा हो गया, तो बोले नहीं बैठो, आप ज्वाइन कर रहे हो और आपका सैलरी 1650 है। मतलब इसका मतलब क्या है, जिंदगी में जब भी हमें कठिनाइयां सामना करना पड़े और हम अपने वजूद को ना छोड़ दें, right? और हमें ठीक से मालूम है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, इसका पहचान अगर कर पाए तो सीमा तो आसमान से भी ऊंचा है। तो ये एक सीख उस, जब मैं 20 साल का, 20 का नहीं 22 साल का था, ये पहली सीख मुझे मिला। ठीक है, इसके बाद में तो नौकरी ज्वाइन किया, फिर वो 3 दिन में मैं तो 1650 जो उन्होंने ऑफर किया था उसी कंपनी में 3 दिन के बाद में जाके बोला सर मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर्स में है, मेरे को नौकरी भोपाल ये बड़ौदा में मिला है, मैं जा रहा हूं। तो बोले अगर वहां पे पसंद नहीं आए तो यहाँ का दरवाजा आपके लिए खुला है,
आप वापस आ जाओ। और सबसे शॉकिंग पीस था, वो 3 दिन के लिए उन्होंने 1150 रुपये मेरे को सैलरी दी। बोले कि मालूम है ये बहुत ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन आपका टैलेंट काफी है, ये रखिए। ऑलमोस्ट पूरा महीने का सैलरी दे दी। अब कैसा है, बड़ौदा चले गए तो पिताजी का परवरिश करने का ढंग भी बहुत अलग। और बोला, डैडी मेरे को ऐसा नौकरी बड़ौदा में मिल गया है, जो मैं चाहता हूँ मैं उधर जा रहा हूँ। तो ठीक है बेटा जाओ। और वहां जाने के बाद में सब लड़के खुद का साइकिल लेके ऑफिस आते थे और मैं पैदल जाता। मैं पिताजी को लिखा, बोला पिताजी मेरे को साइकिल लेना है, मेरे को पैसे भेजेंगे क्या? तब तक वो मेरे को महीने का 1000 रुपया देते थे। ठीक। यार स्टूडेंट दिनों में, उन दिनों में मेरे को महीने का 1000 रुपया देते और मैं 1000 रुपया उड़ा देता। नौकरी आने के बाद में उनको मैं बोला साइकिल लेना है, पैसा भेजिए। तो उन्होंने बोला माफ करना बेटा, अब तो अपने पैर पे खड़ा है, अब मेरे से कुछ भी उम्मीद मत रखना। हम्म, अब क्या करूंगा? सैलरी में से 600 रुपया तो रूम का और खाने का चला जाता था, और बचता था करीबन 800 रुपया, 1400 रुपया का स्टार्टिंग सैलरी था। तो ये 800 रुपया में उन दिनों में साइकिल ले रहा हूँ कि पैसा बचाऊं, ये एक दुविधा। तो ठीक है भाई, जाके एक सेकंड हैंड साइकिल लिया। खाना अच्छा नहीं था, तो खाने के लिए हम लोग 3 किलोमीटर, मैं और मेरा रूममेट 3 किलोमीटर साइकिल पे रात को जाते थे खाना खाने के लिए। एक आंटी खाना खिलाती थी। तो यहाँ पे जहाँ पे रहते थे वहां पे भी पैसा भरना पड़ता था खाने का, और वहाँ आंटी को भी पैसा देना पड़ता था। ठीक है, मतलब इन तरह के लाइफ सिचुएशन को फेस करते करते काफी कुछ सीखे। अब उसके बाद में 84 में शादी हो गया। तो शादी क्या चीज होता है मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो दिक्कत है अलग से। तब तक मैं हैदराबाद आ चुका था। हैदराबाद से एक दिन मैडम ने बोला कि नहीं, ये देश छोड़ के बाहर चल। तो कब गए, शादी हुए 2 बच्चों के साथ यूएस में गया था 1989 में। मैं यूके गया था, यूके से यूएस गया। फिर जिस दिन पास, तब तक मैं पासपोर्ट भी नहीं बनाया था। तो ऑफिस वाले बोला कि विप्रो में था मैं, विप्रो में चंडीगढ़ में भी काम कर चुका हूँ, रोहतक में था, और ईएसपीएल वहां पे सीनियर मैनेजर था 3 महीने के लिए। इस तरह काफी जगह गया है, लेकिन हर जगह अपने को एक सीख मिलता है, और वो सीख हमारे जिंदगी में आगे चल के उसका फाउंडेशन। टॉप मोस्ट पोजीशन में था तो नौकरी चला गया। ठीक है, मतलब महीने में जो 19 नहीं 2000 में महीने में मैं टैक्स वैक्स सब भरने के बाद में 4.5 लाख मेरा सैलरी था यूके में जब था। वो भी कम पड़ता था।
क्योंकि मेरे किताबों पे जितना खर्च आता था वो किसी को बोलूंगा तो वो लोग ये पागल है करके छोड़ दे। लेकिन इन सब का फायदा मुझे आज नजर आता है। मतलब जो सीख मैंने लिया, तीन चीज तो मैं बता सकता हूँ। निडरता, राइट, जो बोलना है बोलो, और सोच समझ के बोलो, लेकिन बोलो बिल्कुल, राइट, पीछे मत हटो। और कितना भी कठिनाइयां का सामना कर पड़े, अपना वैल्यू सिस्टम को कभी मत छूओ। right? अब क्या हुआ था, यूके में इतने अच्छे पोजीशन में था, मेरा और मेरा मैनेजर का झगड़ा हो गया, तो वो बोला इंडिया वापस आ जाए। मैं तो कंपनी ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे को गलत निर्णय लेना पसंद नहीं था। ठीक है, लेकिन ठीक है, उसके बाद में फिर भी इंडिया को आना पड़ा। तो इंडिया में दो बच्चे, 2002 में वापस आया। नौकरी नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, रहने के लिए पिताजी के घर में था। हालांकि सच बोलो तो वो मेरा ही घर था, पिताजी को मैंने गिफ्ट किया। उसके पहले तो वैल्यू नहीं पता था ना पैसे का। तो वो घर ऐसे 1993 में खरीदा था, वो पिताजी को गिफ्ट कर दिया। जनरली बच्चे क्या है, पिताजी माँ बाप को बच्चों को गिफ्ट देते हैं, यहाँ तो बेटे ने माँ बाप को गिफ्ट। अब बेटे को रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे एक 8वीं कक्षा में है, दूसरा 12वीं कक्षा एग्जाम दे रही है। ठीक है, तो उन लोगों को जो तालीम मिला है, राइट, वो हैट्स ऑफ टू माय वाइफ। वो उनका कैपेबिलिटी ऐसा है कि बच्चों को 3 महीने में पूरा इंडिया का कोर्स कवर करना पड़ा, तो वो लोग कवर कर लिए। तो मुझे कैसे, उन्होंने बड़ी बेटी मेरे को समझा रहे हैं, उनका पहला पब्लिक एग्जाम है, 10th में। तो हालांकि यूके में 12th पढ़ रही थी, पर पूरा नहीं हुआ, तो इंडिया में 10th से फिर से चालू करना। तो वो मेरे को बोलती है, डैडी ये जब छुट्टियों में आए थे ना, मैं ऐसे ही यहाँ का पढ़ाई कैसा करते हैं करके मैं ये स्कूल वगैरह जाके आई, तो मेरे को पता चला है कि ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 10th क्लास में अगर मैं पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आंसर कर सकती हूँ, तो मेरे को 60% मार्क्स आ जाता है। ये तब की बात है, अभी तो शायद बदला होगा, पता नहीं। तो मेरे लिए 100 इक्वल टू 60 मार्क्स, और उसमें से मेरे को कम से कम 40 लेना है, तो मैं उन्हीं पे फोकस करूंगी। और 3 महीनों में उसने इतना अच्छा किया है कि मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि उसको 58% मार्क्स आए थे। उसने एग्जाम दिया 60% के। नहीं, मतलब अगर हम अपने बच्चों को उनका फ्रीडम देकर बड़ा करें, तो उनमें इस तरह का कैपेबिलिटी नजर आता है। जैसे कहते हैं ना, डायमंड को लो, उसको पॉलिश करो, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत। राइट, तो ये था मेरा बेटर हाफ का कंट्रीब्यूशन। और मेरा क्या था, चुप रहो, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, अपना एरिया समझो, अपना कैपेबिलिटी समझो, और वहीं तक सीमित रहो। ठीक, अब ये हो गया। तो उसके बाद में आने के 1.5 महीने के बाद में एक बहुत अच्छा नौकरी मिला, और वहां से पीछे देखा नहीं, जब तक 2009 में एक और झटका लगा। जो कंपनी में मैं था,
सीनियर पोजीशन में। उसका इंक्वायरी बैठा तो सीनियर पोजीशन में था, तो डर के मारे में छोड़ दिया। उसके बाद में नौकरी नहीं है। ठीक। उसके बाद में कोई गिल्ट तो नहीं है। और उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरा शुगर लेवल्स इतना ज्यादा हो गया। ठीक। दोनों पैरों में से 5 उंगलियां गायब, गैंग्रीन की वजह से। और डॉक्टर समझा रहा था, देखो मेरे भाई, अगर तुम इसी तरह जिंदगी जियोगे तो अभी तो सिर्फ उंगलियां काटे हैं, इसके बाद में एंकल तक काटूंगा, फिर नी तक काटूंगा, फिर हिप बोन तक काटना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी क्या है यार, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, मुझे कोई तरह का डर तो मेरे में नहीं आया इतना काटने के बाद में। उसी समय ये मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, जो अभी है नहीं हमारे बीच। वो पीएसएसएम के बारे में मेरे को 2000 से बोल रहा है, तू तेरे जैसा यहाँ पे रहना चाहिए, तेरे जैसा यहाँ पे रहना चाहिए, ये पीएसएसएम केस में। तो मैं उसको बोला यार, अभी अभी शायद मैं तैयार हूँ। फिर 2000 में जब बोला था, मैं बोला यार मेरे को ये सब छोड़। मेरे को तो अपना मटेरियलिस्टिक जीवन में जितना मजा आ रहा है मेरे को पूरा लेने दे, अब छोड़, बाद में देख। तो वो जाके 2020 में, right, उसको मैं कांटेक्ट किया था, बोला ऐसा ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। तो बोला एक काम कर, एक बुद्धा सीईओ करके बेंगलोर में है, तेरे को याद होगा, मैंने तेरे को कुछ साल पहले उनसे परिचय कराया था जब तू कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, तो यूके से आने के बाद में। तो उन्हीं का प्रोडक्ट है वो। तो वो चंद्रा सर से मेरी परिचय कराई, बुद्धा सीईओ। चंद्रा सर जी के सर के बड़े भाई। तो वहां पे परिचय कराया, तो वहां पे मैं बुक क्लब वगैरह कर रहा था। तो एक दिन अचानक निर्मला कालेपुर करके एक मैडम है स्पिरिचुअल टैबलेट्स में, साउथ में। तो उन्होंने एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते उन्होंने बताया कि ये मैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स में करती हूँ। बोले स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या है? जैसा सबको वो नाम सुनते हैं तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या है, कुछ नया लगता है, कुछ मैजिक लगता है। तो मैं भी वो मैजिक समझने के लिए अंदर घुसा। राइट। वो कोविड के टाइम पे सीख लेने के लिए ज्वाइन किया। और मेरे को तो मेरा लैंग्वेज आता नहीं है, तेलुगु आता नहीं है पढ़ना लिखना। मेरे को एक दिन ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स ज्वाइन करने का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे को यूएस से एक फोन आया, अशोक सर ने मेरे को फोन किया, बोला अच्छा चंद्रा, आपका बुक क्लब में सुना बड़े अच्छे से समझाते हो कोई भी कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स अंग्रेजी में चालू कर रहे हैं, तो क्या ये किताबें हमको ट्रांसलेट कर सकोगे? तो तभी तभी ये गूगल ये सब नया था, गूगल ट्रांसलेट भी वो अवेलेबल था। और हाँ हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को किताब भेजा। हर पेज कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक फोटो, वो प्रिंटिंग जो था और उसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ सिलेक्शन भी नहीं होता था। देखा नहीं, फंस गया। अब कमिटमेंट दे दिया, तो अब हर दिन सुबह से शाम तक प्रोग्राम क्या था, पिताजी
आप थोड़ा पढ़िए, मैं इसको, आप तेलुगु में पढ़िए, मैं समझ के अंग्रेजी में लिखता हूँ। राइट। तो पिताजी जितना कर पाए वो किया, फिर मैडम को पूछा, मैडम थोड़ा हेल्प कर दो। और हमारा तो झगड़ा चलता था हर दिन दोनों के बीच में। बोला हाँ, अब आया ना लाइन पे। बोला हाँ ठीक है, माफ कर दो जो भी हो गया है। अच्छा आप ही गुरु बनो, चलो। तो इस तरह कर कर ट्रांसलेशन करना चालू। वो है। अब फिर जितने मेरे टीम में थे वो भी बोले सर हम लोग भी कर सकते हैं। तो सब मिलकर अंग्रेजी के किताब बनाए। ये है ट्रांसलेशन। लेकिन ये ट्रांसलेट करते करते इतना इंटरेस्ट आ गया कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स में मैं फंस गया। सच बोलो तो बुरी तरह फंस गया। बाहर जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं पा। राइट। अब ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स में इसीलिए इसमें, क्योंकि डायबिटीज को तो मैं कंट्रोल करता हूँ, डायबिटीज पे काबू पाना, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये समझ में तो आ गया, मैं कर भी लिया। लेकिन जब भी मैं वो डाइट प्लान या वो प्रैक्टिस से बाहर निकलूं तो फिर से शुगर बढ़ जाता था। तो वो कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन ज्वाइन किया, मेडिटेशन में से स्पिरिचुअल टैबलेट्स में आया। तो मेरे को यहाँ पर दो चीज पता चली। एक है स्पिरिचुअल टैबलेट्स में नॉलेज है, लेकिन उसे जिंदगी में कैसे अप्लाई करें, उसके लिए चाहिए था मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन के माध्यम से ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स का नॉलेज अपने जीवन में लाकर हम हमारे जीवन के तकलीफें कैसे दूर कर सकते। तो वो प्रैक्टिकल विजडम इतना अच्छा लगा कि मैं उधर ही फंस गया। ये है आज का मेरा पूरा कहानी, स्टार्टिंग से लेकर आज जहां तक पहुंचा। राइट। और हर एक सब्जेक्ट में मैं अभी इन डेप्थ जा रहा हूं, ताकि किसी को भी कुछ तकलीफ हो या कुछ समझना हो तो वो समझ पाए, उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो मैं, जब तक मैं अपने आप पे अनुभव नहीं करता वो मैं किताब में जो लिखा है वो बोल सकता हूँ, लेकिन वो समझा नहीं। और इस गहरी पद्धति के द्वारा स्पिरिचुअल टैबलेट्स अगर हम सीखे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते। ये है मेरा आज तक का सिचुएशन। जैसे कि आपने बताया कि हॉस्टल्स में, है ना, हॉस्टल में, और एक बार वहां आपने बताया था कि जब कलकत्ता गए थे तो वहां रामाकृष्ण मिशन के हॉस्टल में थे शायद आप। तो वहां का पता एक्सपीरियंस नहीं, भी। हाँ। रामकृष्ण मिशन में मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल में था, कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था चौथी क्लास ओके। में। और मैं हॉलीडेज के लिए चेन्नई गया था। तो मेरा कजन लिख रहा था ये रामकृष्ण मिशन का एडमिशन टेस्ट ओके। सिक्स क्लास के लिए। तो मैं भी उसके साथ गया वहां तक। तो वहां पे स्वामी जी उन्होंने मेरे को देखा और बोला तू भी एग्जाम दे। बोला सर अच्छा। आई एम फ्रॉम फोर्थ क्लास। ओके। बोला आई एम आस्किंग यू गो गिव द एग्जाम। ठीक है, तो मैं एग्जाम दिया। मेरा टाइफाइड था उस दिन। उसी दिन वहीं पे बैठे बैठे मेरे को फीवर भी आ गया। और मेरे को पता नहीं, हाथ में कलम था और मैं होश में नहीं था, लेकिन मेरा कलम चल रहा था।
वो एग्जाम जाने के पहले दिन, मतलब मैं नेल्लोर में था। मेरे दादाजी मेरे को, ये पुट्टपर्ती साई बाबा का नाम तो सुना होगा। जी। Right? जैसे शिरडी साई बाबा है, उनका नेक्स्ट अवतार जो है शिरडी में, पर शिरडी नहीं, पुट्टपर्ती करके एक स्मॉल जगह है, छोटा जगह है। तो इनको सत्य साई बोलते हैं। right? तो उनका पैर छुआ, क्योंकि वो नेल्लूर आए थे। मैं उनका पैर छुआ और उन्होंने सर पे हाथ फेरा था। मेरे को एक पेंसिल दिया था, वो पेंसिल लेके गया था मैं एग्जाम में। पेंसिल चल रहा है, मैं होश में नहीं हूँ। मेरे कजिन को एडमिशन नहीं मिला, मेरा एडमिशन। वेरी गुड। मतलब ये किसी और का देन है। तो वहां पे पढ़ाई चालू किया, चौथी से सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ में अब डीईओ का इंस्पेक्शन हुआ, तो बोले ये लड़के का यही अंडर एज है। तो इनके पापा को बोल के थोड़ा एज का, बर्थ डेट ऑफ बर्थ चेंज करने को बोलो। तो पिताजी बोले मैं नहीं चेंज करूंगा। तो वापस कलकत्ता। राइट। वापस कलकत्ता गया, तो अभी वहां पे स्कूल में तो था नहीं 6 महीने के लिए। अब फाइनल एग्जाम चल रहा है, दिसंबर में मैं गया था। तो वहाँ टीचर ने बोला ये लड़का बहुत ब्राइट है, इसको एक काम करते हैं, ये अगर इंग्लिश और मैथ्स क्लियर कर लेगा तो हम प्रमोट करते हैं। तो मैं पिताजी मेरे को बता रहे थे कि मैंने तो जिद पकड़ लिया, मैं दूंगा तो सब पेपर दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं दूँ। तो टीचर ने बोला ठीक है दे दो, लेकिन अगर सब पास नहीं हुए तो हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, आपको रिपीट करेंगे। बोला ठीक है। पता नहीं वहां पे कि ये, अगर आप अपने आप पे भरोसा करो तो कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, ये देखो। वहां पे एक मेरा क्लासमेट था जिसका नाम है रमाकांत। ठीक, रमाकांत कुलकर्णी। और दूसरे का नाम था आकाश दास गुप्ता। ये आकाश दास गुप्ता स्कूल के नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता था। वो मैं सुबह रमाकांत के घर जाता था और बोलता था तू पढ़ मैं सुनता। और शाम को आता था आकाश दास गुप्ता, उसी के घर में रहता था, बोलते तू पढ़ मैं सुनती। इस तरह सब पेपर सुनकर मैंने एग्जाम दिया और सब में क्लियर कर दिया। तो मतलब अपने आप पे अगर भरोसा कर पाए और हम अपना एक स्ट्रेटेजी बना लें, राइट, एक प्रणालिका बना लें कि मैं ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ूंगा। right? तो हर सिचुएशन में अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो सीख लेना बहुत जरूरी। और एक जैसे आपने बताया कि जब डायबिटीज वो होना शुरू हो गया था और गैंग्रीन की वजह से जब फुट वही की वो जो, पांच 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 तो उंगलियां वो, गायब। हाँ मतलब वो ऑटोमेटिक ही, जैसे गैंग्रीन में हम देखते हैं कि अपने आप झड़ जाती है या डॉक्टर को एम्पुटेट करनी पड़ी थी? मैं एम्पिटेट कर लूं। अच्छा। सी ड्राई क्रैक होता तो अपने आप गिर जाता। जी। ये वेट क्रैक। ओके। और और फिर एक, उसके बाद में एक और जगह एक बहुत बड़ा इंजरी हुआ था, जो शायद पैर पूरा एम्पुटेट होता था। उसको स्पिरिचुअल टैबलेट्स और मेडिटेशन के माध्यम से मैं अपने आप को सुधारता। उसके फोटोज भी हैं मेरे पास, हर दिन का फोटो है। तो मैंने को होस्ट बनाया, वो आप शेयर करेंगे? नहीं। तो देखोगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। किसी अच्छा। और वक्त में आपको वो फोटो हाँ भेज। ठीक।
तो वो ठीक शेयर, है। क्योंकि क्योंकि डायबिटीज, क्योंकि पीछे मैंने एक बार जीके सर से सुना भी था कि आप डायबिटीज डिपार्टमेंट क्रिएट करोगे। यस, अभी आप क्या बता रहे थे? हाँ नहीं, वो अभी देखोगे तो ये गलत लगता है। वो जी। इतना पस वगैरह है कि पूरा आज का दिन खराब जाएगा जितना बाकी है, जी इसीलिए मैं अभी जी दिखाना जी। नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, ठीक। तो और जैसे आपने बताया, मतलब एक बार के लिए तो एक तो खैर स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन है, जो वो पता ही है, डिटर्मिनेशन आपने बताया कि बचपन से कैसे वो चीज, और वो अपब्रिंगिंग। और ऐसे ही जब स्वर्णा जी आए थे, आपने स्वर्णा जी को बोला था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि मेरे फादर की मिलिट्री बैकग्राउंड थी, इसीलिए चंद्रा सर की ट्रेनिंग हमें ऑड नहीं लगती। तो वो आपका जो है, लेकिन फिर भी चाहे जितना भी आप उसमें रहे हो, तो जब ऐसे एक बॉडी पार्ट्स, और वो भी पैर जिसके, मतलब उस समय में इंसान कुछ तो सोचता है ना कि कोई मैयर्स में क्या लूं या कैसे, मतलब कैसे उस समय में सी, हैंडल की। अगर सच बोलो तो मैंने ऐसे कुछ सोचा ही नहीं। आपकी आवाज कट रही है अभी मैं काफी। मैं हाँ हाँ, अब एक्चुअली आई। मैं तो एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं था। हम्म। राइट। क्योंकि मेरे दादाजी ने बचपन में मेरे को एक चीज समझाया था, अगर जो भी प्लान कर रहे हो वर्स्ट सिचुएशन से चालू कर, ये- और कभी भी डरो मत। क्योंकि डर के कारण जो इम्पैक्ट पड़ता है अपने शरीर पर, जैसा एक पैर, वो चोट लगकर इतना खराब हो गया था कि पैर का निचली भाग जो रहता है, मेरा लेफ्ट लेग का, यहाँ से लेकर जहां से अपना उंगलियां चालू होते हैं और एड़ी जहां पर आता है, वहां तक एक डीप कट डालकर अंदर से पूरा फ्लैश निकाल दिया गया। ठीक है। वो भी डायबिटीज के कारण। और डॉक्टर ने बोला था, अब मेरे को लगता है कि आपका एंकल तक आपका पैर को काटना पड़ेगा। अभी मैं मेडिटेशन में आया नहीं था, सिर्फ एक ही था, एक संकल्प लो और उसी के बारे में सोचते रहो। पता नहीं था कि वो एक साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक था, वो बाद में पता चला। लेकिन मैं अपने पैर को डेली अपना ये बैंडेज का कपड़ा रहता है ना, वो कपड़े को बेटाडाइन में सुखाकर पैर के नीचे पॉकेट जैसा ये फ्लैश को निकाल दिया था, और ऊपर का स्किन को छोड़ दिया था। छोड़ के उसको पॉकेट जैसा बनाकर पैर को अपना ये वो बैंडेज आता है ना, क्रेप बैंडेज, क्रेप बैंडेज से, हाँ। वो बांध कर पैर का यहाँ तक, मतलब नी तक, वो सर्कुलेशन वो सब मेंटेन करते हुए डॉक्टर ने तो अच्छा समझा दिया कि इसको ऐसे ऐसे मैनेज कीजिए कर। तो लकीली सब अच्छा हो गया, और वो पैर भी बिल्कुल ठीक है, सेंसेशन भी वापस आ गया। वाओ, वेरी गुड। और मतलब अगर हम अपने आप से, अगर हम डरते, राइट, तो उसके बाद में जब मैं ये जो डिस्पेंसर का उपयोग कर रहा, तब मेरे को समझ में आया कि वो एटम टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू केमिकल, केमिकल टू सेल, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन। ऑर्गन टू सिस्टम, सिस्टम टू बॉडी, वो पूरा साइकिल जब पढ़ा तब मेरा पैर कैसे ठीक हुआ करके मेरे को समझ में आया। मतलब आज अगर कुछ हो रहा है तो उसका पीछे से देखकर
अगर आप पूरा पाथवे अगर आपके जिंदगी को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इसमें ये क्यों और कैसे हुआ। तब मेरे को समझ में आया कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स में कहते हैं ना, राइट, एवरीथिंग इज आवर प्लान, इट इज आवर एक्सपीरियंस, हमारे विजडम को लेकर ही हम सीख लेते हैं, right? तो ये मैं कह रहा था, अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ तो उससे जब तक अनुभव नहीं कर लेता हूँ मैं दूसरों को समझाने के लिए लायक नहीं समझता। एंड दैट इज द अरे मतलब मैं इतना बेस्ट भूल गया थिंग। हूँ, मेरे बारे में आप इतना याद रख रहे हो। आपसे सीखा बहुत है ना। और एक चीज जैसे आपने बोला कि जब आप मेडिटेशन में भी नहीं आए थे, उससे पहले भी बुक क्लब चलता था, तो ये किताबों से रिलेटेड जो आपको क्यूरियोसिटी, और किस तरह की किताबें वो और बुक बचपन क्लब। से है। मेरे को, मैं किसी भी किस्म का किताब पढ़ता, हम्म। मार्केट में मिल गया तो अगर सच बोलूं तो मैं मिल्स एंड फूड्स का भी सब भी किताबें पढ़ा हूँ। क्यों पढ़ा ओ, हूँ पता नहीं, right? जो भी हाथ में किताब मिलता था, जनरली मिल्स एंड फूड्स तो लड़कियां पढ़, जी। अरे भाई वो किताब भी सब कुछ पढ़ चुका। कारण नहीं है मेरे को, हॉस्टल के जिंदगी में मैंने एक ही चीज सीखा है, दो ही काम करता, एक हो तो लाइब्रेरी में बैठो पढ़ाई करो, नहीं तो कमरे में आओ सो जाओ। नहीं तो कमरे में बैठ के अभी लाइब्रेरी में नहीं हो तो कॉलेज का किताब तो नहीं पढ़ूंगा, भाई कुछ तो पढ़ना चाहिए सोने के पहले। तो जो किताब मिलता था वो लेके पढ़। So, ये पढ़ने का जो आदत पड़ गया था, अब आदत से मजबूर हो गया हूँ कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ उसी तरह। लोग स्ट्रगल करते हैं इसके साथ कि तभी नहीं, तो। ऐसा क्यों हुआ अगर कोई पूछे तो कोई जवाब नहीं है। ओके। तो बुक क्लब में था जो ऑनलाइन चलता था बुक क्लब, या आपने ऑफलाइन शुरू किया हुआ? नहीं नहीं, ऑफलाइन कभी नहीं, ऑनलाइन। सब ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके। तो मास्टर्स, हमारे साथ गीता जी भी आ चुकी हैं काशी से। आई थिंक गीता जी इज देयर। वेलकम गीता जी। और मास्टर्स, किसी का क्वेश्चन? एंड मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि चंद्रा सर से सबको डर लगता है, लेकिन आज आप लोगों ने सबने खिड़कियां बंद करी हुई है जबकि डेली खुली होती है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो पूछना चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम्स मैंने आपको मैसेज डाला है, खिड़कियां खोलिए अपनी। थैंक यू गीता जी। खैर आपकी इंटरेक्शन तो बहुत होती है सर के साथ, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि थैंक पूरी लाइफ। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि मैम बहुत बातें करती हैं आपके बारे में। बहुत अच्छा बात सुन के, आपको मिल के। और क्वेश्चन का तो ये है कि उस लायक ही नहीं समझ रही मैं तो अपने को कि क्या ही पूछूं आपसे। बहुत मतलब लेवल आपका तो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं मतलब कोई भी सिचुएशन हमारे जिंदगी में आए तो उससे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा आज सर। उससे डर गए तो मैं तो मर गया। बिल्कुल। अरे, अगर उसे सामना करने का ठान ले लेना तो किसी भी तरह का भय अपने में नहीं है। बिल्कुल आज। और और एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रह चुके हैं। एक जमाने में 99 2000 में टैक्स पे करने के बाद में 4.5 लाख रुपया, मतलब कितना एक महीने का।
50,000 बहुत ज्यादा होता है। और तो 50,000 इधर में, यूके में भी अगर आप 50,000 महीने का वहां का ले लो, मतलब क्लोज टू 1,000 पाउंड्स और 800 पाउंड्स, तो जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट जाती। और वहां पे मेरा 5,000 पाउंड है। अब सब मिला के महीने में 40 से 50,000 आता है, फिर भी उतना ही आनंद। तो वो इसी में हमें पूरा सीख इसी में मिल जाता बहुत अच्छा सर, वही बात है ना कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो कितने में भी हो सकता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कई सीखे मिली सर आपसे, बहुत अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच आज हमारे से मिलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चलिए, मास्टर्स किसी सभी का। का क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी को पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो तो सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को स्टडी में डिफिकल्टी आती है या कोई काम करने में, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल। तो लगता है टाइम लगेगा सबको, धीरे धीरे। ठीक आज हद से ज्यादा शांति है। है। सो थैंक यू मास्टर्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, खिड़की खोलिए। जी। सबको खिड़कियां खोलने के लिए कहने वाले को भी हमें कहना पड़ता है खिड़कियां खोलिए। नमस्ते मैडम, चंद्रा सर नमस्ते। नमस्ते दरअसल मैम। ये चंद्रा सर की खासियत है कि इनकी क्लास जहाँ पर होगी वहाँ या तो बहुत सारे सवाल होंगे और या फिर बिल्कुल खामोशी होगी। इस दो कंडीशंस के अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता है। और मैं निजी तौर पर चंद्रा सर के साथ की मेरी बॉन्डिंग बड़ी अलग तरह की है। चंद्रा सर के साथ बॉन्डिंग एक स्टूडेंट टीचर वाली है, एक फादर डॉटर वाली भी है, एक फ्रेंड्स वाली भी है, और बहुत बहस करने वाली भी है, बहुत तरह की। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो मैं एक बात कहूँ अगर चंद्रा सर के बारे में, तो शायद ये कहूंगी कि जब चंद्रा सर को पहली बार सुना था तब लगा था यस, टीचर्स ऐसे होते हैं, हार्ड टास्क मास्टर, बिल्कुल जो जान सामने वाले की भी निकाल दे और अपनी जान तो उसमें लगा ही देते हैं। अभी पिछले ही दिनों में किसी सेशन पे कह रही थी, हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ मास्टर सवाल कर रहे थे और चंद्रा सर उनको सेटिस्फाई कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सवालों का जवाब देते देते चंद्रा सर उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं कि सहस्रार का ढक्कन खोलें और एक शरबत सा बनाएं उस सारी नॉलेज का, और वहां से पूरा का पूरा उलट देंगे। और अल्टीमेटली जब तक सामने वाला ये नहीं कह देगा ना कि हाँ सर समझ में आ गया, तब तक उसका पीछा छोड़ने वालों में से है नहीं। ऐसे टीचर हैं चंद्रा सर। जवाब पूछने के लिए तो आप उनसे जब भी कभी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सवाल पूछने के लिए इतना उकसाते हैं, इतना उकसाते हैं कि, और आपका सवाल देना शायद उनके लिए फूड फॉर थॉट होता है। फिर उस सवाल के जवाब में चंद्रा सर की जो हमें शेयरिंग सुनने को मिलती है, उसे ना जाने कितने रास्ते खुल जाते हैं। जैसे आज की मैं बात कहूँ, अगले 6 महीनों में मेरा रिटायरमेंट ड्यू है, और आज चंद्रा सर ने जिस तरह से कहा कि किसी समय महीने का इतना और आज महीने का इतना, बस इट डजंट मेक अ डिफरेंस। हाँ वाकई, आज का जो मेरा टेक अवे है इस सेशन से वो ही है कि 6 महीने बाद भी जो होगा ना, उसमें भी मैं इतनी ही मगन, इतनी ही मस्त रहने वाली हूँ। एक आखिरी बात और जो चंद्रा सर के बारे में कहूंगी, चंद्रा सर, आपसे सहमत हुआ जा सकता है, आपसे असहमत भी हुआ जा सकता है, लेकिन आपको खारिज नहीं किया जा सकता। सैल्यूट मास्टर, सैल्यूट। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू गीता जी फॉर योर प्रेजेंस टू। एंड वही बात है, सही बात। वी कांट, मैंने तो सबको बोलती हूँ, मैं तो भागती थी टीचिंग की क्लास जहाँ लेनी होती थी। मैं बोलती थी बिहाइंड द स्क्रीन वर्क कर लूंगी, लेकिन ऑन स्क्रीन आके मैं नहीं पढ़ाने वाली।
लेकिन वो 11 days आर द माइलस्टोन्स ऑफ माय लाइफ जो काशी में वहां बिताए और लर्निंग मिली। गीता जी का हुक्म होता था 6 बजे तक, 6:30 बजे तक योगा के लिए पहुंच जाओ, और सर बोलते थे 2 बजे तक जागो चाहे 3 बजे तक जागो। हमारे पास मेंटर्स के पास सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 घंटे होते थे सोने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही गीता जी आप भी कभी हमें कृतार्थ कीजिए अपनी जर्नी शेयर करके, ताकि हम लोग जब नवंबर में काशी पहुंचे तो यस वी आर वेटिंग फॉर दैट इवेंट जो सर ने सोच रखा है, जीके सर ने, और हम सोच रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। और फिर किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग, मैं फिर से कह रही हूँ, नहीं तो फिर हफ्ते बाद तो जब हम लोग ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं कि चंद्रा सर को इधर भी, क्योंकि मैंने करा हुआ है, बात कर रखी है अपने जो एडमिन्स हैं पंजाबी के, कि हम लोग चंद्रा सर को वीकली एक दिन रिवीजन के लिए बुलाया करेंगे। तो अब सर चंद्रा सर रिवीजन मास्टर है सब जगह। सो थैंक चंद्र यू। सर एक शेर सुनाती हूँ आपके लिए। चंद्र सर सुनाइए। एक शेर सुनाती हूँ आपके लिए। हाँ हालांकि बिल्कुल। मुझे पता है कि उसको समझाने में भी मुझे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिर भी सुनाऊंगी। हाँ सुना दीजिए। जी। हाँ, तो अर्ज किया है, मैं एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसूं। अब्र माने यहाँ बादल। जैसे अभी गुरपिंदर मैम ने कहा ना कि एक वीक के लिए, वीक में एक बार हम भी बुला लेते हैं क्लास के लिए। ऐसी न जाने कितनी जगह हैं जहाँ पर चंद्रा सर को बुलाया जाता है, बुलाने की ख्वाहिश होती है, जहाँ चंद्रा सर पहुंचते हैं। तो मैं एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसूं, मुझे सारा शहर प्यासा दिखाई देता है। चंद्रा वाह सर। वाह वाह ये वाह। समझाने की जरूरत नहीं है इसको। समझ आ गया सर को। बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो अभी तो सब लोग आई थिंक सब, मतलब उससे बात ये भी होती है ना गीता जी, कहते हैं ना कि समंदर और महासमंदर जब जितना पानी भरा होता है, लहरें उतनी, मतलब अब इन्होंने बताया कि बचपन से किताबें पढ़ने का ज्ञान लिया हुआ इतना है, तो वो फ्लो भी अभी ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि वो जैसे दिखाते हैं ना आजकल के, वो महालक्ष्मी की गागर होती है और उसमें से वो शर्फियां निकलती रहती है। तो चंद्रा सर का जो ज्ञान की गागर है वो भरी हुई है और वो ओवरफ्लो होती रहती है सब जगह, हम लोग तो बटोरते हैं। हाँ, और उस ज्ञान की गागर की खासियत है ना कि उसमें से जितना ओवरफ्लो होगा वो उतना मल्टीप्लाई होगा। उतना मल्टीप्लाई है होगा। ना? यस जी। यस। सो थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। और सर हमारे लिए, हम लोग जैसे वो आजकल बच्चे गेम खेलते हैं ना, वो बोलते हैं कि कोई जो एक तो प्रो होता है एक नूब होता है। आई थिंक जो लोग गेम खेलते हैं, तो हम जैसे जो नूब बच्चे हैं उनके लिए कोई एडवाइस। कुछ नहीं है, देखिए मतलब वही कह रहा हूँ हाँ, किसी सिचुएशन से डरिए मत और जल्दबाजी मत कीजिए। मैं काफी जल्दबाजी करके काफी गलतियां की है भाई। तो जल्दबाजी नहीं, उसको सोचिए आपके कैपेबिलिटी के अनुसार उसे किस तरह हैंडल कर सकते जी। और जितना भी सीख चाहिए हम आज तक हर एक जो यहाँ पर है वो अपने आज तक बीती हुई जिंदगी में से ही सीखी। दूसरों की जिंदगी से नहीं मिलता है, अपने ही जिंदगी में से हमारा जो भी रास्ता हम चल कर आए हैं आज तक उसी में उसका आंसर छिपा है। एटलीस्ट मेरा अनुभव तो वही रहा है।
Definitely. कि वो अनुभव, जीवन का अनुभव का भंडार जो है उसी में खोजिए, और कभी कंपैरिजन मत करना। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सबके प्रेजेंस के लिए, एंड थैंक यू बाबा हम मेरी जिद में ये रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो विदा लेते हैं हम आपसे, और जल्दी ही मिलेंगे रिवीजन की, नहीं रिवीजन नहीं, हेल्थ साइंस क्लासेस के लिए। हेल्थ साइंस क्लासेस आई थिंक ज्यादा नाम बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल थैंक यू। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू।